नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं पारुल। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रायपुर में जनवरी आएगा भव्य साहित्य उत्सव। देश भर के 100 से ज्यादा साहित्यकार जुटेंगे। संस्कृति और विचारों का संगम। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर पर उग्र प्रदर्शन। सिविल लाइन थाने पहुंचकर गिरफ्तारी देने पहुंचे नेता और कार्यकर्ता। पारिवारिक विवाद में बड़ा हादसा। नशे में धुत छोटे भाई ने बड़े भाई पर चाकू से हमला कर किया घायल। धान खरीदी केंद्र बंद होने पर भड़के किसान। कोटा विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय का घेराव और विरोध प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ आगामी महीने एक बड़े साहित्यिक आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर स्थित जनजातीय संग्रहालय के समीप किया जाएगा। राज्य स्थापना के रजत पर्व पर आयोजित होने जा रहे इस उत्सव में देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इस महोत्सव के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया। लोगों को लॉन्च के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ साहित्य, कला और संस्कृति की प्राचीन भूमि है और यह महोत्सव राज्य को नई पहचान देगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश के वरिष्ठ साहित्यकारों और युवा रचनाकारों को एक साझा मंच देगा, जहां विचार, अभिव्यक्ति और सृजनशीलता का संगम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस उत्सव से राज्य में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को नया विस्तार मिलेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकारों सहित अकादमी के अध्यक्ष और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यह 3 दिवसीय महोत्सव कुल 11 वैचारिक सत्रों में आयोजित होगा, जिसमें समानांतर सत्र, समूह चर्चा और संवाद मंच शामिल होंगे। प्रतिभागियों और साहित्यकारों के बीच सीधा संवाद की इसकी मुख्य विशेषता होगी। आयोजन की पूरी रूपरेखा मुख्यमंत्री की पहल पर केवल 2 महीने में तैयार की गई है, जो इस साहित्यिक आयोजन की गंभीरता और महत्व को दर्शाती है। उत्सव का लोगो छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को दर्शाता है। लोगों में छत्तीसगढ़ की पहचान माने जाने वाले सल्फी वृक्ष, जनजातीय परंपराएं और राज्य की जैव विविधता को प्रतीक रूप में शामिल किया गया है। इसमें लिखा वाक्य आदि से अनादि तक साहित्य की अनंत यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सुरसरीसम इसके हित को यह संदेश देता है कि साहित्य सभी के लिए समान कल्याणकारी और प्रेरक है। लोगों के माध्यम से आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की साहित्यिक जड़ों, संस्कृति और भविष्य को जोड़ने का संदेश दे रहा है। बिलासपुर जिले में जमीनों की रजिस्ट्री और गाइडलाइन दरों में 500 से 100% तक हुई बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर जुटकर सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ी हुई दरों से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और गरीब वर्ग के लिए जमीन खरीदना असंभव हो जाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से रजिस्ट्री प्रक्रिया में बैन और सरकार कार्यालयों में कथित घूसखोरी पर भी आम जनताओं की नाराजगी जताई गई। प्रदर्शन के दौरान रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर वित्त मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री की तस्वीर और जमीन संबंधी नए नियमों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का यह आरोप लगा रहे थे कि विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ा है और बिना घूस दिए आम नागरिकों का काम नहीं हो रहा है, जिससे जनता लगातार परेशान है। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री का पुतला जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुतला छीन लिया और आगजनी रोकने की कोशिश की। इसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने वित्त मंत्री की तस्वीर को जलाना शुरू किया, तब भी पुलिस ने फोटो छीनने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहसबाजी और हल्की छीना-झपटी की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी आम जनता के हितों के खिलाफ है और इससे सिर्फ जमीन कारोबारियों को फायदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के बिना जनता की सहमति और हित को ध्यान में रखे भारी भरकम दरें बढ़ा रही है। पार्टी पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द दरों में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश के अंदर जो पी चौधरी जी हैं, जो नए नवेले वित्त मंत्री के पहली बार नेता बने हैं, उनका कितना अनुभव है नहीं पता इस फील्ड में, लेकिन आम आदमी के
पॉकेट में सीधा चोट पहुंचाने का काम ओपी चौधरी जी और इनकी सरकार, बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव साई की सरकार कर रही है। और नया जो भू राजस्व प्रस्ताव लेकर के आए हैं, जमीन के खरीदी बिक्री की दरों में जो वृद्धि की गई है, उसको लेकर के आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कर रही है और साथ ही पुतला दहन भी करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कलेक्टर गाइडलाइंस जो ज़मीनों की कीमत है, रजिस्ट्री की कीमत है, उसमें बढ़ोतरी की है। आज की स्थिति में जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो शहर में या फिर आसपास कहीं भी घर बनाना चाहते हैं, उसके लिए छोटा सा घर बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और उसके बाद फिर से जो है गाइडलाइन दरों पे जो है 100 से 1000% तक का बढ़ोतरी करना। अभी 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए ज़मीन की रजिस्ट्री की कीमत देनी पड़ती है मिडिल क्लास के लोगों को एक घर खरीदने के लिए, छोटी सी ज़मीन खरीदने के लिए। अभी वो 5 से 10 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए तक जाएगा। अगर इतनी कीमत सरकार को एक अपने घर बनाने के लिए देना पड़ेगा तो आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा? आम आदमी अगर अपना घर कैसे घर बना पाएगा? दूर की हुई है, लेकिन उस गाइडलाइन के हिसाब से किसान को पैसे मिलते नहीं हैं। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो आपसी लेन देन की बात होती है, वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से वो आपस में लेन देन नहीं करते। उनका लेन देन उनकी आवश्यकता अनुसार निश्चित होता है। किसान की आवश्यकता, किसान को ज़रूरत है, तो आज होने पौने में वो ज़मीन बेचने के लिए विवश होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची और एसआईआर अपडेट कार्य की समय सीमा को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाते हुए बड़ा निर्णय लिया है। पहले यह हेडलाइन 4 दिसंबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। अब फैसले में उन लोगों को राहत मिली है जिनका फॉर्म लंबित था या दस्तावेज अधूरे थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में अब तक लगभग 85% कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष 15% कार्य को नए समय सीमा में भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदारों और बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि बढ़ी हुई अवधि का पूरा उपयोग करते हुए तेजी से सत्यापन और दस्तावेज सुधार का काम पूरा किया जाए। जिन क्षेत्रों में आवेदन अधिक लंबित है, वहां अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गई है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य स्पष्ट है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। समय बढ़ने से अब नागरिकों को अपने दस्तावेज सही करवाने और नए मतदाता के रूप में पंजीकरण का फिर एक मौका मिला है। अब जिले की नजर इस बात पर है कि क्या 11 दिसंबर तक लक्ष्य 100% हासिल हो पाएगा या नहीं। ये तो चूंकि इलेक्शन कमीशन का निर्णय है एक, और उन्होंने 1 हफ्ता अभी एसआईआर की प्रक्रिया को बढ़ाया है। 4 तारीख तक हमारे ज़िले में ये कंप्लीट हो जाना था। हमारे ज़िले का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और अभी 1 हफ्ता बढ़ा है, तो इससे कुछ जगह जहाँ बूथ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड होता, अब वो रिलैक्स होकर के वहाँ पे काम करेंगे। हमारे ज़िले में 85% से ऊपर अभी काम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे 100% काम हो चुका है। बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे 80% से लेकर के 100% काम हो गया है, और कुछ ही कम बूथ हैं जहाँ पे प्रोग्रेस कम है। जहाँ प्रोग्रेस कम है वहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा बीएलओ को सहयोग करने के लिए ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, वॉलंटियर्स भी लगाए हैं, और मोहल्ले के लोग भी उनको साथ दे रहे हैं। बिलासपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में हर सप्ताह आयोजित होने वाले साप्ताहिक जनदर्शन में इस बार फरियादियों की संख्या काफी कम देखने को मिली। सामान्यतः जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, लेकिन मंगलवार को माहौल अपेक्षाकृत शांत रहा। इससे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी हैरानी जताई। अनुमान लगाया है कि इन दिनों जिले में धान खरीदी का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान खरीदी केंद्रों में व्यस्त हैं। इसी वजह से वे कलेक्टर कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए। फिर भी जो लोग प्रदर्शन में पहुंचे, उन्होंने अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायत को कलेक्टर के समक्ष रखा। इनमें राजस्व, बिजली, राशन, स्थानीय विकास कार्यों में देरी और सामाजिक सुरक्षा आयोजन से संबंधित मुद्दे प्रमुख रहे। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए समाधान का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय सीमा में निवारण
सुनिश्चित किया जाए। साप्ताहिक जनदर्शन में कम भीड़ होना यह दर्शाता है कि मौजूदा समय में धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। प्रशासन का मानना है कि खरीदी प्रक्रिया स्थिर होने के बाद जनदर्शन में पहले की तरह बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचेंगे। हालांकि कम भीड़ के बावजूद प्रशासन ने सभी आए हुए आवेदकों की समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया। इसमें आज ज़्यादा लोग नहीं आ पाए हैं और चूँकि धान खरीदी का भी टाइम चल रहा है तो इस कारण से मुझे लग रहा है कि कम लोग आ पाए हैं। इसमें आज ज़्यादा डिमांड नेचर की चीज़ें थी, तो जो भी आवेदन आए हैं संबंधित विभागों से उसका परीक्षण कराएंगे और फिर उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध एक बड़े प्रदर्शन में बदल गया। मंगलवार को कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना पहुंचे और दोनों मामलों में गिरफ्तारी देने की घोषणा की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने सिविल लाइन थाना परिसर को पूरी तरह पुलिस छावनी में बदल दिया। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। कांग्रेसी नेताओं ने थाने के बाहर ही धरना शुरू कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार व प्रशासन राजनीतिक द्वेष की भावना से कांग्रेस पदाधिकारियों पर झूठे प्रकरण दर्ज कर रहा है। उनका कहना था कि लगातार विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस नेताओं की भारी भीड़ जुटी, जिससे माहौल राजनीति से गरमाया रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दबाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती है। आपने देखा है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू और पुलिस इसका दुरुपयोग करके विपक्ष को दबाइए, विपक्ष की सारी बात को रोकिए और हर हाल में विपक्ष को मजबूत मत होने दीजिए। यही उनका उद्देश्य रहता है। और उसी तारतम्य में जब लोकतांत्रिक प्रदर्शन हो रहा था, मैं मानता हूँ और इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसी भी तरह के राजनीतिक दल का कोई भी विरोध लोकतांत्रिक होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। यदि उसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कोई मर्यादा भंग की गई है तो क्या एफआईआर करना ही आवश्यक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग कांग्रेस पार्टी के लोगों का जब पुतला दहन करते हैं तब जूता नहीं मारे कभी? क्या पैर से उनको नहीं कुचला है? क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के फोटो में मुंह पे कालिक पोतते हैं ये? तब क्यों एफआईआर हमने नहीं की और हमने मांग नहीं की? क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये देखना है कितना आक्रोश क्यों है। यदि कोई मुख्यमंत्री जी के फोटो पे चप्पल मार रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन आप भी आत्माकलन कीजिए कितना आक्रोश क्यों है उनके मन में, क्यों आपके प्रति इतनी नफरत आ रही है। हर हाल में मर्यादित होना चाहिए, लेकिन क्या एफआईआर करना सही है क्या? पहला मामला 19 अगस्त का है, जब कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू और उनकी पार्षद पत्नी ने वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया था। उस प्रदर्शन के बाद दोनों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं को उठाना उनका अधिकार है, लेकिन सरकार उसे अपराध की तरह पेश कर रही है। देखिए, इस भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से धरना प्रदर्शनों में और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। विरोध प्रदर्शन करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, जनता के मुद्दे उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है। विपक्ष होने के नाते हमारा धर्म है और इसी धर्म को निभाते हुए हम जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं। इसी तारतम्य में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्टर घेराव का हमने किया था, जिस पर हम कांग्रेसियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। इसी प्रकार से नगर निगम बिलासपुर का घेराव बिजली पानी के मुद्दों को लेकर, मूलभूत मुद्दों को लेकर हमने विकास भवन का घेराव किया था। उसमें मुझ पर और मेरी पत्नी चूँकि पार्षद उस वार्ड की, उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकार से दमनकारी नीति जो ये सरकार अपना रही है और हमारे आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए जो एफआईआर दर्ज कर कानून का सहारा लिया जा रहा है, इसका विरोध हम दर्ज करने यहाँ बड़ी संख्या में आए थे। गिरफ्तारी हम लोग 27 तारीख को जनहित के मुद्दा को लेकर के और कलेक्टर का घेराव करने के लिए निकले। हम लोग शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लेते हुए पूरा शांति ढंग से हम लोग घेराव किए। अगर कोई लड़का किसी प्रकार का गलत किया है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी और संगठन क्षमा चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी थाने में आके उत्पात करता है, थाने के अंदर उनका यूथ कांग्रेस के आदमी आके गुंडागर्दी करता है, उनके विरुद्ध में कभी एफआईआर नहीं होता। हम लोग जनता के जो बुलडोजर लगा करके उनके मकानों को तोड़ रहे हैं, उनके विरुद्ध में आए थे कि उनका मकान ना तोड़ी जाए। किसानों के धान के रखवाली करना पड़ रहा है, किसानों को धान की तोलाई नहीं हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरा मामला 27 नवंबर के कांग्रेस हल्ला बोल प्रदर्शन से जुड़ा है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अपमान का आरोप लगाते हुए
भाजयुमो के जिला नेतृत्व ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस में नाराबाजी और बढ़ गई। कलेक्ट्रेट घेराव किया था 5 मांगों को लेकर, जमीन में जो दर बढ़ा दी गई है उसको लेकर, धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर, बिजली बिल हाफ को लेकर और रोड नाली सड़क पानी को लेकर जो कलेक्ट्रेट घेराव किया गया था उसमें राजनीतिक द्वेषपूर्ण हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय के सरवानी जी, विजय पांडे जी और अन्य 5-6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। हम ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों का काम ही है धरना करना, प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना, विरोध प्रदर्शन करना। अगर इन सब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद भी FIR दर्ज होती है तो यह बहुत शर्मनाक बात है। हम प्रशासन से यह मांग करने आए हैं कि ऐसे किसी भी घटना पर FIR दर्ज ना हो, क्योंकि लोकतंत्र तभी चलेगा जब विपक्ष रहेगा। विपक्ष का काम है विरोध करना। जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे किसानों का मुद्दा हो धान खरीदी का, चाहे इस प्रदेश में सड़कें खराब हो विशेषकर बिलासपुर में हो, चाहे गरीब लोगों का बुलडोजर, गरीब लोगों का आशानिया पे बुलडोजर चलाने की बात हो, या फिर छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री करने की बात, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 27 तारीख को इस प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन किया था। और उस जन आंदोलन में ऐसा कहा जाता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी भी नेता के अपमान का हमारा संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार है जनहित के मुद्दे, और हर उस चीज का हम विरोध करते हैं, न सहयोग करते हैं कि किसी नेता के व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने की कोई बात हो। हम जन आंदोलन करते हैं, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर करती है, लगातार आंदोलन करेगी और दमन से नहीं डरेंगे। आंदोलन को कुचलने का और भटकाने का जो कांग्रेस पार्टी भटकेगी नहीं। इन्हीं दोनों मामलों में कांग्रेस नेता मंगलवार को स्वयं गिरफ्तार होने के लिए थाना पहुंचे। उनका कहना था कि यदि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केस दर्ज करेगी तो वे गिरफ्तारी देने से पीछे नहीं हटेंगे। नेताओं ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कार्यवाही को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। ये आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इनके जो नेतृत्वकर्ता हैं, इनके द्वारा एक पूर्व में इनके विरुद्ध एक FIR दर्ज हुआ था। उसके विरुद्ध में ये थाने में उपस्थित हुए थे, जिनका नाम आरोपी के उसमें है। उनकी आज गिरफ्तारी की गई है, जमानत पर चलकर उन्हें छोड़ा गया है। पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगी हुई थी, ट्रैफिक के लिए भी पुलिस लगा हुआ था। समय पर पुलिस ने मार्ग को भी डाइवर्ट किया था ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। धरने और गिरफ्तारियों के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा। कुल 4 कांग्रेसी नेताओं ने दोनों मामलों में अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद पुलिस ने औपचारिक प्रक्रिया पूरी करते हुए उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह 4 दिसंबर को आयोजित होने वाला है। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कुलपति ने कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। कुलपति के अनुसार इस बार 63 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि 66 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिलेंगे। विश्वविद्यालय ने दानदाताओं तथा दिए गए मेडल भी शामिल किए हैं, जिसके बाद कुल 92 मेडल विद्यार्थियों को प्रदान किए जाएंगे। इस बार का दीक्षांत समारोह विशेष इसलिए भी है क्योंकि इसमें देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दीक्षांत समारोह को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र में पूर्व राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि एवं सम्मान प्रदान करेंगे, जबकि दूसरे सत्र में विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति मेडल वितरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि इस बार विश्वविद्यालय ने एक नई पहल करते हुए 2री से 10वीं मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को भी सम्मानित करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय का मानना है कि यह कदम विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा आगामी वर्षों में और अधिक संख्या में विद्यार्थी प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत होंगे। पूरी भव्यता के साथ में आयोजित कर रहा है 4 दिसंबर 2025 को। हमारा कार्यक्रम 10:30 बजे शुरू हो जाएगा और प्रथम चरण इसका हम 12 बजे संपन्न कर देंगे। द्वितीय चरण 1:30 बजे शुरू होगा, वो लगभग 5:30 बजे तक चलेगा। जो प्रथम चरण है ये हमारा प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ
कोविंद जी ने सहमति दी है वो आएंगे और अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल और हमारे विश्वविद्यालय कुलाधिपति श्री रमेश ढेका जी करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और श्री विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही साथ बिलासपुर जिले के जितने विधायकगण हैं, हमारी महापौर महोदया, ये सब लोग हमने आमंत्रित किया, इन सब ने अपनी सहमति दे दी है आने के लिए भी। हम इस दीक्षांत समारोह में 92 गोल्ड मेडल्स प्रदान करेंगे और 64 पीएचडी की उपाधियाँ प्रदान करेंगे। कुल लगभग 600 उपाधियाँ देने का क्रम इस दीक्षांत समारोह में किया जाएगा। 4 दिसंबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, जिला पंचायत सीओ संदीप अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार समेत प्रशासनिक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति के आगमन मंच तक पहुंचने, समारोह में ठहराव और वापसी मार्ग तक की संपूर्ण व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उनके आगमन से स्थान तक की विस्तृत जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराई, जिसमें कार्यक्रम का टाइमलाइन, सुरक्षा घेरा, स्थिति की मूवमेंट और रूट मैप शामिल था। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को नई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इनमें वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान भीड़ नियंत्रण, पार्किंग प्रबंधन, आपातकालीन एग्जिट पॉइंट, फायर सेफ्टी, मेडिकल रिस्पांस टीम और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। साथ ही आयोजन स्थल में प्रवेश और निकास मार्गों पर सुरक्षा जांच को और सुदृढ़ करने तथा पूरे परिसर की क्लीन अप ड्राइविंग सुनिश्चित करने में निर्देश दिए। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। विश्वविद्यालय के आगामी 4 दिसंबर को प्रस्तावित दीक्षांत समारोह के लिए तैयारियां तेज है, लेकिन एनएसयूआई का आरोप है कि समारोह से जुड़े कई काम बिना टेंडर प्रक्रिया के कराए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन नियमों को दरकिनार कर मनमानी तरीके से ठेके दे रहा है, जबकि टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य है। इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को भी एनएसयूआई पदाधिकारी विश्वविद्यालय प्रांगण पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि दीक्षांत समारोह में किए जा रहे हर बड़े कार्य का न तो टेंडर जारी किया गया है और न ही पारदर्शिता बरती गई है। इससे पहले भी संगठन ने कई बार विरोध दर्ज कराया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। सिर्फ दीक्षांत समारोह ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों में भी भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। एनएसयूआई पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन शिकायतों को दरकिनार कर मनमानी कर रहा है, जो छात्रों और विश्वविद्यालय दोनों के हितों के खिलाफ है। विरोध प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा की और सभी आरोपों व शिकायतों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। संगठन से साफ कहा गया है कि यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार है चरम पर है। यहाँ छात्रों को लूटने, खसोटने और चहेतों को खुश करने का काम किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमने ज्ञापन के माध्यम से जो नए कुल सचिव महोदय उनको अवगत कराने का प्रयास किया था कि पूर्व में जब तक स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति नहीं हुई थी, लगातार यहाँ भ्रष्टाचार चला और चहेतों को खुश करने के लिए किसी प्रकार का नियम का पालन नहीं हुआ है, चाहे वो भंडार का नियम हो या प्रकाशन का नियम हो, किसी प्रकार का। तो आप जब आए हैं तो हमें उम्मीद था कि जो नियम है भंडार का नियम, उसका पालन होगा और चहेतों और भ्रष्टाचारियों को खुश करने का काम यहाँ नहीं चलेगा। बावजूद इसके नए कुल सचिव, स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति होने के बाद भी वही स्थिति यहाँ ज्यों का त्यों बना हुआ था। भंडार का नियम का पालन नहीं हो रहा था और टेंडर खुलने से पहले टेंडर किसको देना है निर्धारित हो गया था और यहाँ टेंडर का कार्य प्रारंभ हो गया था। हमारे आवेदन देने के बाद भी हमारे बातों को संज्ञान में नहीं लिया गया, जिसको लेकर हम आज यहाँ आकर ऐने और ढोल ताशे के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग को ऐरा दिखाने और उस गूंगी बहरी विश्वविद्यालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग को जगाने हम लोग ढोल ताशे के साथ यहाँ पहुंचे हुए थे। बिलासपुर तखतपुर विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला टिहुला डी के सफाई कर्मचारी व्यास नारायण गेंदले ने
पद से हटाए जाने की शिकायत प्रशासन को सौंपी है। कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें बिना किसी लिखित सूचना, नोटिस या जांच प्रक्रिया के अचानक कार्य मुक्त कर दिया गया है। मंगलवार को उन्होंने विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहित जिला अधिकारियों को आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। व्यास नारायण ने बताया कि वह वर्ष 2011 से शाला में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, लेकिन 12 नवंबर 2025 को उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि जब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायत टिहुला डी के सरपंच और कुछ स्थानीय पदाधिकारी राजनीतिक दबाव बनाकर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि 28 नवंबर को विकासखंड अधिकारी की मौजूदगी में एक जांच कराए जाने की बात कही गई थी, लेकिन न तो इन्हें इसकी सूचना मिली और न ही किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका कहना है कि योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को हटाने का प्रावधान स्पष्ट है, लेकिन उनके मामले में न तो नियमों का पालन किया गया और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। उन्होंने इसे सरपंच और उनके सहयोगी की सोच समझी साजिश करार दिया है। व्यास नारायण ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए अपने पद पर पुनः बहाली और जांच प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिना जांच और बिना कारण बताए हटाया जाना अनुचित है और यह उनके परिवार की आजीविका पर सीधा असर डाल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से जल्द कार्यवाही कर दोषियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कदम उठाने की मांग की है। मैं ग्राम टिहला डी के शासकीय प्राथमिक शाला टिहला डी में स्कूल में स्वीपर पद में नियुक्त रहे हैं 26/4/2011 से। वो सरपंच पंच के दबाव के कारण वोट नहीं दिया, इसलिए। क्या नाम है सरपंच का? दिनेश दिवाकर, पूजा बालक दस्टन। हमन ये समस्या ले कहा कि मोर भाई यह व्यास नारायण ले यह शासकीय प्राथमिक शाला टिहुला डी में यह 26/4/2011 से सफाई कर्मी, स्कूल सफाई कर्मी के पद में कार्य करत रही से। तो एला एकर रजिस्टर ला छेड़छाड़ करके एला हटाए गए हैं। ये सरपंच के द्वारा सरपंच जो है पूजा बालक दास टंडन है, वह अपन पंच ला गजेंद्र जांगड़े वार्ड क्रमांक 2 के पंच है, जेला अपन खुश करे के नाम से और लड़का ला गजेंद्र जांगड़े के लड़का ला एक जगह में नियुक्त करे गए हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन इन दिनों यात्रियों के लिए परेशानी का केंद्र बना हुआ है। स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण और मरम्मत कार्यों ने पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी है। रोजाना हजारों यात्रियों की आवाजाही वाले इस स्टेशन में ऐसे हालात हैं कि यात्रियों को रास्ते में फैली सामग्री, अव्यवस्थित प्लेटफॉर्म और संकरे मार्गों के बीच आवाजाही करनी पड़ रही है। सबसे गंभीर स्थिति बुजुर्ग और बीमार यात्रियों की है। स्टेशन पर व्हीलचेयर उपलब्ध न होने के कारण परिजनों को मरीजों को कंधे पर उठाकर प्लेटफॉर्म तक ले जाना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि निर्माण कार्य होना जरूरी है, लेकिन वैकल्पिक सुविधा नहीं देना रेलवे की बड़ी लापरवाही है। सहयोगी स्टाफ और हेल्पर की भी नजर आते हैं, जिससे हालात और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि निर्माण कार्य जल्द निपट जाए, लेकिन अब तक यात्रियों को हो रही मुश्किलें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। जरूरत इस बात की है कि रेलवे अस्थायी व्यवस्था जैसे बुनियादी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराए, ताकि बुजुर्ग, मरीज और दिव्यांग यात्रियों को बिना परेशानी यात्रा मिल सके। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए बिलासपुर यलहंका के बीच शीतकालीन साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन दिसंबर माह में कुल 5 फेरों में संचालित होगी, जिससे यात्रियों को त्योहार और छुट्टियों के दौरान अतिरिक्त यात्रा विकल्प उपलब्ध होगा। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या बिलासपुर यलहंका स्पेशल हर मंगलवार 2 से 30 दिसंबर तक चलेगी, जबकि ट्रेन संख्या यलहंका बिलासपुर स्पेशल हर बुधवार 3 से 31 दिसंबर तक संचालित होगी। ट्रेन का ठहराव भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और गोंदिया सहित प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं, जिनमें AC 2, AC 3, AC 3 इकोनॉमिक स्लीपर और सामान्य कोच शामिल है। रेलवे ने बताया कि दिसंबर के निर्धारित यात्रा दिनों में ट्रेन में अधिक संख्या में बर्थ खाली है, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की पूरी संभावना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे शीघ्र टिकट बुक कर आरामदायक यात्रा का लाभ उठाएं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्दी एक छोटे से ब्रेक के बाद।